बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे, हुकूमत ने बिजली ₹1.95 महंगी कर दी गई है। इससे पहले हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया था, अब बिजली का जो ये बम्ब है वो आवाम पर गिरा दिया गया है। आज वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उमर अयूब साहब का इसमें कहना था कि पिछली हुकूमतों ने ऐसे मुआहदे किए हैं, महंगे मुआहदे किए हैं, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2009 को पाकिस्तान में 227 अरब की अदायगी करनी थी, लेकिन अब 2023 जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होगी तो अदायगी 1455 अरब होगी, यानी अदायगी कम करनी पड़ेगी। हमारी हुकूमत फोकस करिए कि मुल्क में जो कर्जे चढ़े हैं उनको उतारा जाए, लेकिन इन कर्जों का डायरेक्ट बोझ आवाम पर डाला जा रहा है और 200 अरब का इजाफी बोझ आवाम पर डाला जाएगा अगर बिजली ₹1.95 महंगी कर दी जाए। पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, फिर हम कीमतों में इजाफा देख रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत अपनी मौशी कामयाबियां गिनवाती है, दूसरी तरफ जो अवाम पर बोझ डाला जा रहा है इसके हवाले से हुकूमत पिछली हुकूमतों पे सारा मलबा डाल देती है। इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर ज्ञान चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से, और सेनेटर ज्ञान चंद साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये दोनों रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। खुर्रम साहब, आपकी जानिब आगाज़ करूँगा, आपसे आगाज़ करूँगा। बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल कुछ दिन पहले महंगा किया, 16 जनवरी 2021 से उसका इतलाक हुआ। बिजली महंगी करने की बात करें, अवाम पे तो बोझ डाले जा रहे हैं आप, जबकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं, अब मुतअद्दिद बार कहते रहे हैं कि महंगाई कम होगी और अवाम पे जो इजाफी बोझ है वो किसी ना किसी तरह नोटिस लेके कम किया जाएगा। उन सब मुसलमानों को आज जमीयत तरफ से ये पैगाम है। हकीकत की नजर तो हो रही है ना। अब ये देखें, जिसे कॉमन सेंस है कि हमारी हुकूमत तो 2018 में आई थी ना, और ये बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट थे ये 2018 से पहले किए गए थे। जो हमारी जरूरत थी वो मेरे ख्याल से लेट्स से कि 10,000 मेगावाट की हमें रिकॉर्डिंग थी। इन्होंने 20,000 मेगावाट की जो है उसके ऊपर उन्होंने काम किया। इनके हालांकि कुछ प्लान अप्लाई नहीं कि जैसे इन्होंने इकॉनमी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा निशान पैदा कर दिया हो, लेकिन जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपने किए 10,000 की जगह 20,000 मेगावाट की जारी करी, तो उसको फिर कौन करेगा। आज हालांकि हमारी इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किए हैं, जो डॉलर के अंदर के रेट मार्केट किए, तो उसको क्या कौन करेगा। वो किसने जो है उन तमाम एग्रीमेंट को पूरा करना है। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के जनरेशन घोषणा में लेकर जाया जाए। इस तरह एलएनजी के अंदर इन्होंने इसी तरह किया था, नाम मुनासिब गलत कॉन्ट्रैक्ट किए अपने कमीशन की खातिर, अपने जाती मुनाफे के खातिर, अपनी जाती जो है अपने आप को उसके बेनिफिट करने के लिए। तो देखिए हमारे लिए हम खुद जाती हमारे लिए, और आप जितनी जर्नलिस्ट हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो देखिए हमने आवाम को एक असल चेहरा जरूर दिखाना है। हमने आवाम को ये बताना है कि हुआ क्या है। हमने आवाम को ये जरूर बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करे किसने। अब दाहिने पे ना हुकूमत हमारी है तो उसको पूरा तो हमने करना है ना। जो जो नलायकी इंडियन को कौन पूरा करेगा। आपके सामने वो तमाम एग्रीमेंट, तो लिहाजा तो ये भरा है। इसको तो आपको मैं बताऊँ कि जहाँ तक मेरे सुनने में आया 1.95 भरा है, लेकिन जो ठीक ठीक सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानचंद साहब, हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा किया और साथ ये भी कह दिया कि पिछली हुकूमतों ने इतना बोझ बढ़ा दिया, आईपीपी से जो मुआहदे हुए वो इतने ज़्यादा महंगे थे कि अब हमें मजबूरन बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखें, अब क्या हुकूमत भी बात करें, कोई सच तो बोलना ये सीखे नहीं है। पिछली हुकूमतों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन बिजली की कीमतें तो सस्ती थी ना जब वो चला रही थी। आईपीपीस को नए तो नहीं आए हैं ना, पहले भी चल रहे थे। ये सिर्फ बिजली की कीमतों का मसला है। दवाइयों की कीमतें कैसे बढ़ी, चीनी और गंदम की कीमतें कैसे बढ़ी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है सवाए इसके कि आप या तो अपोजिशन को चोर लुटेरे कहो, डाकू कहो, या उनको गालियां दो, या फिर पिछली हुकूमत पे डाल दो कि भाई ये सब कुछ हम करें। तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर अब कहते हैं कि ये हम पिछली हुकूमतों में डाल रहे हैं।
तो आप लोगों ने तो कहा था कि भाई हमारे पास 200 लोगों की एक बड़ी ज़बरदस्त टीम बैठी हुई है, तो हालात कम से कम बेहतर नहीं कर सकते थे, कोई मेंटेन तो करते ना। इनसे वो कुछ नहीं हो सका ना ही। अब क्या है, अब सुबह बैठते हैं इनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, एक टीम बनी हुई है, सुबह अवरली ये चल रहे हैं कि भाई आप अपोजिशन पे ही गंद फेंकते जाओ, गंद फेंकते जाओ। इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, ना ही बताने के लिए इनके पास कुछ है। ठीक, अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून की इससे पहले हुकूमत थी और आप लोगों ने कर्जा देना था 227 अरब। अब उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि वो कर्जा जब हमारी हुकूमत जाएगी तो 1455 अरब हो जाएगा, यानी हम कर्जा कम कर रहे हैं, इस वजह से कीमतें बढ़ाई गई हैं। क्या कहेंगे? शाम तक ये है कि पाकिस्तान में तो एक महंगाई का सैलाब आया हुआ, मतलब दो चीजें जो है ना वो बिल्कुल साफ साफ चल रही है। एक इनकी हुकूमत के जो करप्शन के स्कैंडल, और दूसरा इनकी बाद इंतजामी नालायकी, और तीसरे नंबर पर ये महंगाई। मतलब ये है कि आप देख लें, ये कहते हैं कि फलां पाकिस्तान की तारीफ में किसी हुकूमत में, चाहे वो नून लीग की रही, चाहे वो पीपल्स पार्टी की रही, चाहे वो कोई इवन और सिलेक्टेड गवर्नमेंट जैसी भी आई, किसी भी गवर्नमेंट ने इतने पैमाने पर कर्जा जात नहीं दिए जितने इन्होंने 2.5 साल में लिए। हमारे तो 5 साल के कर्जों में से इन्होंने जो है वो उससे भी ज्यादा अभी अपने 2.5 साल में कर्जे ले लिए। और जहां तक आप पूछते हैं महंगाई की बात, मुझे ये बताएं कि आप किसी चीज का कंपैरिजन करा लें। आप रोजमर्रा की आप सब्जियों का कर ले, आम आदमी को तो वास्ता ही नहीं चीजों से है ना, बिजली से है, पेट्रोल से है, गैस से है, रोजमर्रा की खाने पीने की क्या दालें हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, कोई चीज आप ले लें, अद्विहास ले लें। मकसद ये है कि कोई चीज का कंपैरिजन ये हमारी हुकूमत से कर ले कि अगर इनके रेट जो है वो हमारी हुकूमत से कम है। सुबह 10 बजे से शुरू होते हैं, इनकी वोटरा की टीम टीवी पर आकर बैठती है, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी दूसरा कर रहे हैं, कभी तीसरा, रात तक ये सिलसिला चलता रहता है। और बेचारे चैनल वालों की कन्वर्टी पर इन्होंने मीडिया पर वो क्या कहते हैं कि वो भाई ऊपर तरफ सिस्टम रखा है कि हमारी जो फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है और मास वायरल देख ले, मास ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करने का और गालियां देने के। भाई आप लोगों को चले मैंडेट नहीं मिला, आपको सिलेक्शन के जरिए लाया गया, लेकिन आप अगर हम गलत थे, अब कैसे हम अगर ये हमें चोर और डाकू करते हैं, अगर हम चोर और डाकू थे तो जो है हमने डिलीवर करके दिखाया, हमने मोटर पेज बनाए, हमने आपने देखा कि एनर्जी क्राइसिस कितना था, 30 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, हमने देखा उसके ऊपर बाद में देखा पाकिस्तान की बाहर की, हमने देखा है कि जो ठीक है साहब, ये बातें हम ओपोजिशन की भी सुनते हैं, हुकूमत की भी सुनते हैं, लेकिन हमारा काम है कि जो हकाइक है वो अवाम के सामने रखना। खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि आपने बरामदगी सन्नतों को कहा कि आप जो है गैस छोड़ें, बिजली पे कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि इससे आसानी होगी। अभी गैस वैसे ही नहीं है, LNG का आप लोगों ने लेट बिडिंग की, लेट कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई जिस वजह से वो महंगी हुई। तो अगर अब जो आप बिजली पे ला रहे हैं और बिजली महंगी कर रहे हैं तो फिर सर सनतों को भी नुकसान है, इनडायरेक्टली वो बोझ अवाम पे ही हो रहा है। तो इस क्या पॉलिसी है इस हवाले से आप लोगों की? क्यों कहा गया था सनतों को कि बिजली की पे आए? सबसे पहले तो देखें एक चीज तो क्लियर हो जाए ना कि अगर आपकी कॉस्ट किसी चीज की ज्यादा आएगी तो उसको पूरा कहां से किया जाएगा? क्या जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी या जब PMLN इक़्तिदार के अंदर थी तो क्या यहाँ पे दूध की नहरें बह रही थी? क्या हमें नहीं पता कि इन्होंने कितना मुल्क पे कर्जा लिया है? ये साहब अभी फरमा रहे थे कि हमने और ज्यादा ले लिया है। तो भाई साहब, जो आपने 30-40 साल से इस मुल्क को जिस कर्जों में डुबोया है तो उस कर्ज को वापस भी तो करना है ना। हम घर से तो नहीं लेकर आएंगे उस कर्ज को उतारने के लिए। वो जो सूद आप चढ़ाकर गए मुल्क के ऊपर, उसको भी तो उतारना है। आज अगर मुल्क के अंदर महंगाई है तो ये 2 साल में क्या तहरीक-ए-इंसाफ की वजह से हो गई है? ये आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से हुई है। जो कर्जा आपने मुल्क में लिया है, जो आपने अपने हाईवेज और ये सारी चीजों को गिरवी रखवाया है, ये उसकी वजह से आपकी महंगाई हुई है।
आपने किस रेट में डॉलर पे आपने कर्जा लिया था और आज डॉलर का क्या रेट है, क्या उसका कोई हिसाब किताब नहीं है? हाँ ठीक है, जाहिर है वक्त गुजर रहा है, बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान के आज एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए, पाकिस्तान के इंपोर्ट जो है आज वो कम हो गए। क्या इनके दौर में था? सर, पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड सर, लेबर है, इसकी शॉर्टेज हो गई है। खुरम साहब आप बिल्कुल दुरुस्त बातें कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बातें करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के इंडेक्स में देखें तो मौशी अशारिये दुरुस्त हम जा रहे हैं, लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, एक आम आदमी के लेन देन की बात करें, चाहे वो घी, चीनी, चावल, दाल हो या फिर बिजली और गैस की सहूलियात हो, वहां पे हुकूमत का फेलियर हमें नजर आ रहा है। हुकूमत उस तरह से डिलीवर करती नजर नहीं आ रही जो एक्सपेक्टेशन थी। कैसे है ये हुकूमत? क्या पिछले 40 साल से पाकिस्तान के अंदर थी? क्या ये महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई? क्या ये महंगाई PMLN के दौर में नहीं हुई? इनसे कभी सवाल तो करें कि जो इनके जो प्रोजेक्ट्स है जो इन्होंने बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के अंदर करप्शन की है, जिस तरह मुल्क में इन्होंने लूटमार की है, क्या इसमें कुछ छुपी ढकी बात है? क्या आपने देखा है कि सुबह सिंध का जो वजीर आला है उसके ऊपर जो भी करप्शन के केसेस रिवील हुए हैं, 125 लोग खड़े हुए गवाही देने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर गवाही दे रहा है कि मैंने कमीशन दिया है। ये सारी मुसीबतें जो आज पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, इमरान खान तो पिछले कोई चौथा वजीर आजम नहीं है पाकिस्तान के, वो तो पहली दफा इक़्तिदार के अंदर आए हैं। आप ये तो नहीं चैलेंज कर सकते कि बेहतरी नहीं आ रही, बेहतरी तो आ रही है। तो अगर आज आपकी बिजली महंगी हुई है तो ये महंगी हमारी वजह से नहीं हुई है, ये महंगी इस वजह से हुई है कि 10,000 की रिक्वायरमेंट थी, आपने 20,000 को सिस्टम में डाला, 20,000 मेगावाट को, और अगर आज उसके रेट बढ़ रहे हैं तो जो आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट है आपको उसको पूरी करनी है। अगर आगे चल के और रेट बढ़ेंगे। खुरम साहब आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर बिजली महंगी हुई है तो हमारी वजह से हुई है। चीनी की अगर कीमतें 80 पे वजीर आजम के नोटिस के बाद आई, उसके बाद 95 पे चली गई, तो ये भी हमारी वजह है। अगर शुगर क्रशिंग माफिया बना हुआ है तो ये भी हमारी वजह है। वो कहते हैं कि अगर लैंड ग्रैबिंग माफिया बना हुआ है तो ये भी हमारी वजह है। अगर मुल्क में माफियाज काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमारी वजह से हैं। ये तमाम मलबा अगर आपने ओपोजिशन पे डालना है तो आप किस लिए क्या कर रहे हैं? फिर मैं आपसे सवाल करता हूं ना, आप मुझे बताएं कि 2013 से 2018 तक किसकी हुकूमत थी? आप उससे पहले बता दें किसकी हुकूमत थी? 40-50 साल से पाकिस्तान में कौन इक़्तिदार के अंदर है? आप ये समझते हैं कि सारी चीजें तहरीक इंसाफ की तरफ से आई है? ये लूटमार का बाजार जो सर, लेकिन आप सर तब्दीली का नारा लगा के तो खुरम साहब आप लोग आए थे ना भाई। तब्दीली का नारे में ऐसा तो नहीं कि अलादीन का चिराग आ गया। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बीइंग सच सीनियर जर्नलिस्ट, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप भी आवाम को बताएं कि ये मामला किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से तो आवाम जो है वो गुमराह हो जाएगी। ये तो सारे चीटर्स हैं, इनका काम क्या? ये सियासतदान थोड़ी है, इनको सियासतदान कौन कहेगा? आप मुझे बताएं कि इमरान खान की कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई शुगर मिल चल रही है? इनसे पूछें आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान में कितनी शुगर मिले हैं। ये दूसरे साहब बैठे हैं, उनसे पूछें नवाज शरीफ की कितनी यहाँ पे फैक्ट्री है, उनका कितना बड़ा कारोबार है, स्टील का कितना बड़ा कारोबार है। इन्होंने तो जितने भी एग्रीमेंट किए इंटरनेशनल, वो सारे एग्रीमेंट्स वो किए जिससे इनकी अपनी जात को फायदा हुआ। वो तमाम कारोबार जो इनके थे उन्हीं को बेनिफिट्स हुए। जो फरमाती थी कि मेरी पाकिस्तान से बाहर के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, चारों पनामा के फ्लैट जो है वो उनके निकले। रोजाना की बुनियाद पे जो चीजें रिवील हो रही है वो इनकी हो रही है, हमारी तो नहीं हो रही है। ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है, ब्रॉड की शीट केस हमारे सामने, और ब्रॉड शीट केस ने किस तरह से इस मुल्क और इस निज़ाम को एक्सपोज किया, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी पूछेंगे कि ये केस जब चल रहा था तो इसमें क्या हकाइक सामने आए, और उन हकाइक के एवज अगर आपको जब तक रकम मौसूल नहीं हुई थी तो क्यों रकम देनी पड़ी। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे ब्रॉडशीट केस की। इम्पॉर्टेंट केस है। किस तरह से सारे लोग अपने कट का मुतालबा करते रहे, किस तरह से कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ, इस पर डिस्कस करेंगे
क्या ब्रॉडशीट केस में आज़ादाना तौर पर तहकीकात हो सकेंगी? हुकूमत ने दावा किया है कि वो कमेटी बनाई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जस्टिस अजमत सईद शेख जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, उन रिटायर हो गए, अब उनको लगा दिया गया और वो इस कमेटी को हेड करेंगे जो ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात करेगी। लेकिन हमारा सवाल ये है, क्या ये आज़ादाना तहकीकात होंगी और ये सिर्फ महज तहकीकात नहीं रहेंगी, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, कोर्ट जाएगा ये मामला? इस मामले का क्या आगे बनने वाला है? क्योंकि इसमें जो एजेंट्स थे उनसे लेकर सियासी पार्टियां, फॉर्मर डिक्टेटर, सब ने अपने कट की बात की और सब ने कमीशन ना सिर्फ मांगा बल्कि इस केस के नतीजे में कौमी ख़जाने को, एक आम टैक्स पेयर्स के पैसे को जितना नुकसान पहुंचा वो सबके सामने है। सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस केस की आज़ादाना तहकीकात मुमकिन है? देखें, जब सिलेक्शन गवर्नमेंट कर रही हो और गवर्नमेंट के उसमें हाथ रखे हुए हों तो कैसे तहकीकात सही होगी? आपने देखा कि जब चीनी की हुई तहकीकात चीनी पे हुई तो इमरान खान को वो कबूल नहीं थी कमीशन, फिर दोबारा हुई तो मामला तो कुछ इतने आगे चले गए कि वो उसको संभाल नहीं सके और इनके अपने जो क्रोनीज हैं वो उसमें निकल आए। तो मैं समझता हूँ कि आखिर नैब को कि ये क्या ज़रूरत पड़ी कि वो वहाँ जाकर उनको पैसा दे दे, और निकला क्या? कोई इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कौन से फिगर्स दिए या कौन से उन्होंने हमें मुल्क को फ़ायदा दिया कि कौन से पैसे कहाँ पे छुपे हुए हैं और वो वापस आने के लिए कोई बना? अब कमीशन पे कमीशन बनाना और कहना कि हमने उसको कौम के सामने रख दिया। आप समझते हैं पीटीआई के दौर में ये तहकीकात मुकम्मल होंगी? मैं तो समझता हूँ कि तहकीकात अगर इनकी मर्जी की होगी, इनके मर्जी के रिजल्ट्स अगर आते हैं तो इनको कबूल है, वरना ये नहीं करते हैं जैसे पहले किया है। वो FIA का था ना डीजी हमारा मेमन साहब, उसको निकाल दिया क्योंकि वो उनकी कुछ हद तक नहीं मान रहा था। तो इन्होंने तो पूरा एक तमाशा लगाया हुआ है, अपनी PTI के मामलात को कहीं पे भी छेड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक रास्ता बोर्ड जो कह रहे थे कि हम इंसाफ करेंगे, उसका तो कहीं नाम और निशान नजर नहीं आ रहा है। अली गौर बलोच साहब, आपकी जानिब आऊंगा। गौर साहब, PTI कहती नजर आ रही है कि अगर कुछ भी ना हो तो ये बात जरूर स्टैब्लिश हो गई है कि मुस्लिम लीग नून का पैसा बाहर है, जिसको लाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। मैं PTI के जो रहनुमा है खुर्रम शेर जमान, उनकी जानिब जाके सवाल जरूर ये पूछूंगा कि वो पैसा वापस क्यों नहीं आया, बजाय अवाम का पैसा चला गया। लेकिन एक बात ये PTI कह रही है कि ये स्टैब्लिश हो गई है कि मुस्लिम लीग नून का पैसा बाहर है और जिसकी वजह से ब्रॉडशीट ने मुतादिद बार उसकी निशानदही की है। किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अली गौहर साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। खुर्रम शेर जमान साहब, आपकी जानिब आऊंगा। खुर्रम साहब, क्या समझते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का पैसा बाहर है और ब्रॉडशीट, उस केस की तहकीकात ब्रॉडशीट ने पहले की और यह बात किसी ना किसी हद तक स्टैब्लिश भी हुई, लेकिन वो पैसा वापस आया नहीं, लेकिन हमारे पैसे चले गए, हमारे मुल्क के टैक्स पेयर्स के पैसे चले गए। देखिए, पैसा तो जाएगा ना, पैसा कैसे नहीं जाएगा, पैसा तो लाजिम जाएगा। उसकी वजह यह कि यहां पे जो दो चोर हुकूमतें आई, दो डाकू हुकूमतें आई, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ब्रॉडशीट से केसेस बंद करवा दिए। हम तो इसलिए कहते हैं ना कि आज की जो नैब है वो बाइख्तियार नैब है। इन्होंने तो नैब को प्रेशराइज करा, नैब से केसेस को बंद करवाया। अंदाजन $1 अरब के जो है ना इनकी इलीगल मनी थी जो कि बाहर है, जिसके केसेस चल रहे थे, जिसको ब्रॉडशीट ने साबित करा कि ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं वो इनका पैसा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। उन्होंने तो अपना काम मुकम्मल कर दिया पूरा, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुशर्रफ से NRO ले लिया, NRO मिल गया इनको, ये साफ सुथरे हो गए। क्या सुर महल का केस आपको याद नहीं? आसिफ अली जरदारी का, आसिफ अली जरदारी ने कहा कि महल मेरा है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं किसका है। उसके बाद वो बोला कि हुकूमत पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि वो जरदारी ने मना कर दिए। उसके बाद NRO मिल गया तो वो भी जरदारी हड़प कर गया, उसके पैसे भी। तो ये तो इसी तरीके से मुल्क को लूटते रहे।
आज की तारीख में 28.5 मिलियन डॉलर का जो है वो ब्रॉडशीट का अमाउंट बन चुका है। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको उसकी फीस नहीं पे करेगी तो रोज़ाना $5,000 जो है वो रोज़ाना की जो है रोज़ाना के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी है, इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए ब्रॉडशीट का केस रोकते रहे। तो देखें, ये तो अल्लाह ताला का करना है कि अल्लाह की मदद इमरान खान को बार बार आ रही है। इस तरह के केसेस ऑटोमेटिकली सामने आ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह इन्होंने मुल्क का इन्होंने सत्यानाश किया है, किस तरह इन्होंने जो है ना मुल्क का पैसा लूट के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा है। जो शहजाद अकबर साहब गए थे, उन्होंने अपने कट का मुतालबा किया, वो तो आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी आवाज ना रिपीट हो रही है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, जरा प्लीज को ठीक कराइए। जी मैं सही कराता हूँ। अली गौर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। अली गौर साहब, क्या समझते हैं? पीटीआई कह रही है एक बात जरूर स्टैब्लिश हो गई है कि मुस्लिम लीग नून का पैसा एटलीस्ट बाहर जरूर है, जिसके मुतालिक मुतअद्दिद इंकशाफात किए जाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान पैसा खर्च भी करती है, लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं हो पाया। जी देखिए, आपके सवाल में ही हमारा जवाब है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ब्रॉडशीट वाला जो सिलसिला है, इसमें आप देख लेंगे ब्रॉडशीट में ये तो चार्जशीट है गवर्नमेंट के खिलाफ, और इसमें आपने देखा कि इस वक्त ये जो ब्रॉडशीट कंपनी है, ये एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ साहब ने एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ विक्टिमाइजेशन करने के लिए और उस बोनस में इन्होंने मतलब है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि ऑलरेडी उस वक्त ही नहीं कहा जाता था कि इससे इनको हासिल कुछ नहीं होना, क्योंकि इस किस्म की ना तो उनकी कोई इलीगल प्रॉपर्टी है। हाँ, प्रॉपर्टी तो बहुत सारे लोगों की बाहर है, इमरान खान का तो पूरा कुंबा ही इस वक्त बाहर बैठा हुआ है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है। आपने देखा कि जो इंग्लैंड की जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया, जो उन्होंने मतलब उसमें फैसला दिया, तो उससे तो बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी वो एवरफील्ड के जो फ्लैट्स हैं, जो अपार्टमेंट है, उसको अटैच करने के लिए, उन्होंने कहा कि ये तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं हो सका किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि ये तो इलीगल पैसों के हैं, तो इसलिए उनको उनके साथ अटैच नहीं किया जा सकता। लेकिन काफी ये बात है कि जिस तरह से ये दिन दिहाड़े 2.5 साल से धक्का मारे आ रहे हैं, इसी तरह से इन्होंने ब्रॉडशीट से भी जाकर दिहाड़ियां लगाने को लिखी, और पाकिस्तान का जो पैसा था वो आपने देख लिया कि कितनी बेदर्दी के साथ। और मैं तो समझता हूँ कि ये जो पैसा इन्होंने हाई कमीशन यूके के अकाउंट में पड़ा था, ये उस कंपनी की मिली भगत से पाकिस्तान की इस हुकूमत ने तो भेजा, और अभी भी न्याजी साहब से भाषण दे रहे हैं ये करवा देंगे, उनको उनसे मजीद ये नाम लेंगे, इंक्वायरी करें, तो अभी भी। और ये उसमें जिन पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, जिनमें कुछ फौजी जनरल के नाम आ रहे हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब जो इन्होंने इत्तेफाक के ऊपर बिठाया हुआ है, खुद उनपे उनके आगे टैक्स मांग रहे हैं, उनसे मेट्रिक टैक्स मांग रहे हैं, तो इनका किरदार तो पूरे मीडिया के ऊपर मतलब है कि इंटरनेशनली न सिर्फ इनकी करप्शन एक्सपोज होगी, इनकी नीति एक्सपोज हो गई, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये तमाम की तमाम इनसे जो करप्शन के किस्से थे, ये तो हमें फंसाने के लिए गए थे, लेकिन उल्टा। अली साहब, आप लोगों पे भी करप्शन का इल्जाम वो लगाते हैं। 25 मिलियन आपकी जानिब से भी दिए गए थे, इस हमाम में तमाम नंगे हैं सर। नहीं जनाब, यही नंगे होंगे, हम नंगे नहीं हैं, गलत कह रहे हैं आप। किस्म का कोई प्रूफ नहीं, ये तो एक डिक्टेटर ने काम स्टार्ट किया ना, तो अब भी इन्होंने देखा ना, ये पपेट की हुकूमत है जिनकी अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं। डिक्टेटर भी झूठा है, सब झूठे हैं, इनके लिए सच्चे हैं खाली। इन्होंने जो बीआरटी पिशावर में करप्शन की, आप देखते हैं जो इन्होंने अध्यात्म के ऊपर आखिरजानी में जो नाका डाला, वो आपके सामने आप। ठीक, अली साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ। खुरम साहब, आपकी जानिब आऊंगा। खुरम साहब, क्या समझते हैं? आप लोगों ने दावा किया था कि जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाएंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी वापस लाने की? अब ब्रॉडशीट से तो आप लोगों ने राब्ता करना नहीं है, वो प्राइवेट फार्म थी, आपने कहा हुकूमत टू हुकूमत चलना है, तो हमारे MLAs तो मौजूद हैं, लेकिन क्या ये पैसा जिस तरह से आप लोग दावे कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के वहां पे एसेट्स हैं, एवन फील्ड के हवाले से बातें हो रही है, ये रिकवर कब होगा सर? हमारा पैसा चला गया और जो रिकवर करने वाली अमाउंट है वो अभी तक नहीं आई है हमारे पास।
सर अगर 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 ये इनके जितने भी साथी हैं ना, ये जितने इनके एमएनएज एमपीज, इनके जितने स्पोक्स पर्सन ये जो बैठे हुए साथ, जिस जो मजहब है अपने मजहब के हिसाब से अपने कुरान शरीफ पर हाथ रख ले और ईमानदारी से ये नियत कर ले कि इस मुल्क को जिस लीडर ने लूटा है ना उसके साथ नहीं खड़ा होना है, उसको एक्सपोज करना है, मुल्क का पैसा लूटा वापस लेकर आना है। आपको यकीन से बता सकता हूं कि पैसा वापस आ जाएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, और फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस चल रहा है उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग की जो हेयरिंग होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए स्क्रूटनी कमेटी में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ओपन हेयरिंग जो है स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से उसके तर्जुमान ने ये कहा है कि मुमकिन नहीं है। इस पर बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं शेख रशीद साहब कहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 बन जाएगा। क्या फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है इतनी अहमियत इख्तियार कर जाएगा कि पनामा 2 की तरह इसे ट्रीट किया जाए? इमरान खान साहब कहते हैं कि इसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए, हमें कोई डर नहीं है फ़ॉरेन फंडिंग केस से। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, मुस्लिम लीग नून की जहाँ तक बात है, पीटीआई कहती है हमने 40,000 अकाउंट्स अपने बताए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कोई डाटा शेयर नहीं किया है। ज्ञानचंद साहब देखिए, एक केस जो है इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा हुआ है, और अगर इनके सब कुछ साफ है जिस तरह से ये कह रहे हैं, तो फिर ये स्टे पे स्टे क्यों ले रहे थे? हमें मजबूर क्यों होना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर धरना दें और उनको बताएं कि भाई आप ये जो है ठीक नहीं कर रहे हैं, आपके पास केस पड़ा हुआ है और आप उसको फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। 6-7 साल से वो केस वहीं पे लटका हुआ है। और इनकी इमरान खान की क्या बात करें, वो बड़ी ढटाई से उन्होंने कहा ओपन हियरिंग होनी चाहिए। कहने का इमरान खान खुर्रम साहब से पूछते हैं कि पहले इन कैमरा क्यों और अब ओपन क्यों? जी खुर्रम साहब, पहले तो स्टे पे स्टे ले रहे थे ना एप्लीकेशन, और अब जो साफियों के आगे जो सवाल हुआ उससे कहा ओपन हियरिंग होनी चाहिए। सर ये क्या इसमें राज छुपा है? खुर्रम साहब आपसे जानना चाहूंगा। आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो है 35 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जो है वो पीपल्स पार्टी से मांगा हुआ है, और ये डिटेल्स मेरे पास आई हुई है। 40 करोड़ रुपए का हिसाब जो है वो पीएमएलएन से मांगा हुआ है। हमने तो 40,000 डोनर्स का हिसाब दे दिया है, इनके पास 4 डोनर्स का भी हिसाब नहीं है। ये जिन लोगों से अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए फंड रेजिंग करते थे और फंड्स लेते थे, वो लोग होते थे जो लोग इनसे फिर बाद में बेनिफिट्स लेते थे। हमने तो पाकिस्तान से बाहर भी किसी मुल्क से आज तक कभी भी हमने कोई फंड्स नहीं लिए किसी भी हुकूमत से। वो तो जो फजलू है, उन्होंने तो फजल रहमान की बात कर रहा हूँ, वो तो लिबिया से भी मेरे ख्याल से पैसे ले चुके हैं। सो हमारा हिसाब किताब और हमारा दामन तो बिल्कुल साफ है, और अल्लाह का शुक्र है कि सारा मामला उठा, और इसमें आखिर में भी फायदेमंद हम ही रहेंगे। अब सवाल ये है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अपना हिसाब देगी या नहीं देगी? हमने तो क्यों ले रहे हैं? हिसाब किताब दे दिया है, स्टे पे स्टे ले रहे हैं, और जब केस के लिए हमें धरना लगाना पड़ रहा है। कोई स्टे नहीं ले रहे हैं, नहीं दिया हुआ है आपने। कितनी एप्लीकेशन आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है। सामने ही आप झूठ बोल रहे हैं कि जो 35 आपने स्टे नहीं लिए थे, करोड़ का हिसाब पीपल्स पार्टी का है, जो 40 करोड़ का हिसाब पीएमएलएन का है, वो कौन देगा हिसाब? अच्छा जी, अली गौर साहब आप बताएं कि अगर 40 करोड़ का हिसाब है तो आप लोगों ने अभी तक कितने डोनर शो किए हैं, क्या जमा कराएंगे तफसीलात? देखें जी, पहली बात तो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस में मैं एक चीज की वजाहत कर दूं आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अकाउंट में बाहर की फंडिंग का एक धेला और एक पैसा भी नहीं आया, और हम इस चीज को चैलेंज करते हैं। जहां तक हमारे हिसाब का ताल्लुक है, हमें हिसाब 40 करोड़ का देना पड़े या जितनी भी अमाउंट का, हम इंशाल्लाह उसकी वजाहत करेंगे और देंगे। दूसरी ये बात है कि इलेक्शन के कानून के सेक्शन 204 के तहत फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन ये है कि वो पैसा जो किसी गैर मुल्की शहरी के जरिए अकाउंट में आया हो,
या किसी गैर मुल्की शहरी ने जो है किसी पार्टी को दिया हो, और गैर मुल्की पैसा जो उस किसी कंपनी के जरिए उसके अकाउंट में है, उसको बोलते हैं कि ये ममनुआ फंडिंग है, गैर मुल्की फंडिंग है। तो आप देखें कि इनके तो अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आए, अरबों रुपए आए, हत्ता के उस पैसे से इन्होंने, आपको पता है कि सिलाई मशीनों जैसा एक अजीम कारखाना भी चलाया और अरबों रुपए कमाए, ये भी उसी पैसे का शाखसाना था। फिर आपने देखा कि जो वो बाबर साहब हैं, जिन्होंने, वो इनके बानी रुकन हैं, जिन्होंने इस केस को टेकअप किया और ये स्टे पे स्टे लिए जा रहे हैं। ये जरा बानी वानी कोई नहीं, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। चली जवाब चली, बानी थे तो सही सर वैसे। और शफाफ चली और शफाफ चली वाली निकाल दिया उसने जब। नहीं देखे ना आपने, जो बंदा भी मेरिट की बात करता है उसको पार्टी से निकाल देते हैं। हामिद खान को देखे, लेकिन आपको पता है कि स्टेट बैंक ने जो इनके 34 के करीब अकाउंट्स किए, वो बेचारे जो बाबर साहब हैं वो और उनके वकील जो है वो ठप रहे, रुल गए कि हमें उनकी जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ कागजात। अच्छा, मैं बिल्कुल टाइम खत्म हो गया हमारे पास। आप तीनों मौजूद मेहमानी कराने का शुक्रिया। वन लाइनर इसका वन लाइनर मैं आप तीनों से जवाब लेता हूं, यस और नो की सूरत में। आप लोग समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर आएगा? इसके हवाले से आप लोगों की अपनी राय क्या है? ज्ञानचंद साहब, आपसे आगाज करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत है वो नालायक और साबितशुदा चोर और डाकुओं की हुकूमत है। ये कभी भी सच नहीं बोलेंगे, ये झूठे हैं नंबर 1। जी खुर्रम साहब आपसे। आप चोर और डाकू हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है। आप बड़े साबितशुदा चोर हो, डाकू हो, फैसला आएगा और इन चोरों को बंद भी करेंगे। आप लोगों ने ये लूटा हुआ पैसा भी वापस निकाला। आप लोगों से ये हिसाब होना अभी दामन के अंदर देखें आगे आप लोगों से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया हमारे। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।